कि कोचिंग के दौरान, क्लास के बाद, जब आप घर में रहते थे रूम पर, तो पढ़ाई का क्या आपका प्लान होता था? कितने घंटे पढ़ते थे? सर पहला टारगेट तो यही रहता था कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको आपको कम से कम एक बार दोहराना है उसी दिन। पर मैं मॉक से ज़्यादा PYQs पे फोकस थी, और PYQs सब्जेक्ट वाइज नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने एक पेपर लेके बैठना है 1 साल का, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। पहले इसी से शुरू करते हैं कि आखिरी 2 महीने में क्या मैनेज करना चाहिए। दोस्तों, सिविल सर्वेंट कैसे बनते हैं, उनकी प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, और छोटी जगह से आकर के इस ऊंचाई तक पहुंचने में उनका सफर कैसा रहा, आज ऐसे ही 2 एस्पिरेंट्स हैं जो अब सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। सिविल सर्विसेज 2023 में सिलेक्शन हो चुका है। हमारे साथ हैं माही शर्मा। माही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 106। सी कम्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और दूसरे हैं हमारे साथ कुलदीप पटेल। ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनकी रैंक थी 181। तो आज इनसे बात करेंगे। और मेरे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर विभास झा, नेक्स्ट IAS के सीनियर फैकल्टी। और दोस्तों, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट IAS। दोस्तों, सबसे इंस्पायरिंग जो बात है आज यहाँ पर वो ये है कि कुलदीप हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 181 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये इनका पहला अटेम्प्ट था। और इसी तरह से माही का भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। हालांकि इन्होंने एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए कॉलेज के बाद एग्जाम लिखा, लेकिन सीरियस अटेम्प्ट इनका भी ये पहला ही था। कोचिंग करने के साथ ही इनका सिलेक्शन हो गया और दोनों नेक्स्ट IAS के क्लासरूम कोर्स में थे। और इनकी जर्नी के बारे में आज इनसे जानते हैं। तो माही, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो जो फर्स्ट स्टेप था जर्नी का, वो कब आपने लिया? सर फर्स्ट स्टेप मैंने जर्नी का 2021 में लिया, जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। तब मैंने सबसे पहले ये देखा कि इसका सिलेबस क्या होता है, और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जो टॉपर्स बोलते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स होती है। तो नेक्स्ट IAS इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले मैं अपने लेवल पे सोच रही थी कि जो 4-5 महीने बचे, मेरा जो सबसे पहला अटेम्प्ट था उसके लिए, कि मैं कुछ पढ़ लूँ, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है। तो एक बार मैंने सब पढ़ ली थी। फिर आई गिव द अटेम्प्ट एंड मैं उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो उसके बाद देन आई केम हियर इन दिल्ली, और मैंने फिर ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा सर। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और कुलदीप, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? सर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तभी मैंने नेक्स्ट IAS इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और कोचिंग के साथ साथ ही मैं अपनी तैयारी करता गया, और जो भी टीचर्स के नोट्स थे और स्टैंडर्ड बुक्स थे उनको पढ़ता गया। जैसे मेरा ये कोचिंग ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने जो नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स है उनका रिवीजन किया, साथ ही साथ जो टेस्ट है उनको लगाया, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी काफ़ी सॉल्व किया। इस तरह से सर प्रीलिम्स के लिए तैयारी की। मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। वो ये है कि कोचिंग के दौरान, क्लास के बाद, जब आप घर में रहते थे रूम पर, तो पढ़ाई का क्या आपका प्लान होता था? कितने घंटे पढ़ते थे? सर पहला टारगेट तो यही रहता था कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको आपको कम से कम एक बार दोहराना है उसी दिन। उसके बाद जो वीकेंड में टाइम मिलता था उसमें पूरे हफ्ते में क्या हुआ है उसको दोबारा रिवाइज़ करना, और यदि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसको कंसोलिडेट करना, और इस चीज़ को मंथ एंड में रिवाइज़ करना। ये कोचिंग के दौरान मेरी स्ट्रेटेजी थी। माही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पहले कोचिंग कर लो, फिर अगली बार फिर सीरियसली रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, आंसर राइटिंग सीख करके फिर एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आपने तो 1 साल में ही कर लिया। तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी सेल्फ स्टडी की घर पे आफ्टर द क्लासेस? यस सर। सर जैसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो अगले साल देना चाहते हैं कोचिंग के बाद, तो वो ऐसा है कि वो कल कभी नहीं आता है, कभी भी हमें विश्वास नहीं होता है कि आई एम प्रिपेयर्ड। तो जब कोचिंग के बाद जैसे मेरी 2 क्लासेस लगती थी, तो सुबह 7 से 2-2:30 कोचिंग हो जाता था। फिर मैंने एक बार सर से शेयर भी करा था कि सर मैं 4 बजे से शाम में बैठती थी और फिर रात में 2 बजे उठती थी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। इसमें छोटे छोटे ब्रेक्स आई यूज टू टेक। हाँ, तो पर ये जो एक पूरा एक सॉलिड टाइम है, शाम की 4 से रात की 2 बजे तक, ये मेरा स्टडी टाइम होता था। और जैसे इन्होंने बोला, मेरा भी सबसे पहला एम यही होता था कि आज जो क्लास में कराया है उसको मतलब ऐसा कंठस्थ हो जाना चाहिए कि कोई भी पूछे तो पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। सोर्सेस ऑफ स्टडी को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास नोट क्या सफिशिएंट है, या जो कोचिंग मटेरियल है क्या ये सफिशिएंट है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरे केस में तो सफिशिएंट था सर पूरा कोचिंग मटेरियल। कोई सा भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, मैंने जो क्लास नोट्स है उसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा सर।
नॉट इवन एनी टेक्स्ट बुक? नहीं सर। खरीदी थी या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी? तो मैंने पहले बताया कि जो कॉलेज टाइम में 2-3 खरीदी थी, वो बस उसी टाइम पढ़ी थी और उनको रख दी। फिर मुझे लगा यहाँ के नोट्स और ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा इनकम्पासिंग है, उन बुक्स से भी, तो फिर मैं वापस उन बुक्स पे कभी नहीं गई, सिर्फ यहीं के नोट्स बार बार रिवाइज। कुलदीप, आपका एक्सपीरियंस क्या था? सर मेरा भी लगभग सिमिलर ही था। क्लास नोट्स जो थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, दे वर मोर देन सफिशिएंट, बट सर स्टिल फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, आई रेफर्ड सम स्टैंडर्ड बुक्स and I read from them and revised, and these notes I added to my class notes. So class notes were my primary source, but I did included some of the facts from these standard books. कुछ स्टूडेंट्स क्लास में सिर्फ लेक्चर सुनते हैं और बाद में फिर वो रिवीजन करने के लिए फिर वो वीडियो देखते हैं या फिर वहाँ से नोट्स बनाते हैं। आपकी क्या अप्रोच होती थी? सर नोट्स तो जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, जो वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, उनको ही क्लास नोट्स में नोट करना होता है। देन एंड देयर? यस सर। तभी आप उनको जब रूम पे जाकर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि, और आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे कि किस कॉन्सेप्ट को सर ने एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है उसको जब आप दोबारा रिवाइज करते हैं। और जैसे जब तैयारी करते थे, मैं तुम दोनों से ये सवाल पूछता हूँ कि जैसे जब तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो अब आखिरी 2 महीने आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो एक एडवाइस तुम लोग क्या दोगे? तुम लोगों ने क्या किया और कैसे? एक उसी में ऐड भी कर रहा हूँ कि जो भी कोचिंग में होते हैं, जैसे तुम लोग भी हमारे साथ थे, तो कुछ दिन आते हैं जिस दिन हम डबल क्लासेस भी करते हैं, तो उनके साथ अपने आखिरी दिनों के, अब हम लोग जैसे नेक्स्ट IAS पे बाय मार्च में फिनिश द कोर्स, तो ये आखिरी समय के 2 महीने में कैसे करते हो, और जब 2 क्लासेस चल रही हो तब खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए? एक एक करके तुम दोनों ये जवाब दे सकते हो। पहले इसी से शुरू करते हैं कि आखिरी 2 महीने में क्या मैनेज करना चाहिए। इफ़ आई में, हाँ सर आखिरी 2 महीने में लास्ट ईयर मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट पेपर्स हैं, बीट फ्रॉम नेक्स्ट IAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और दूसरे इंस्टीट्यूट के भी हमको जो मार्केट में मिलते हैं, उनको ला करके मैं डेली सॉल्व करता था। लगभग एक हफ्ते में 4-5 टेस्ट GS के लिए और कुछ CSET के लिए भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ये प्राइमरीली स्ट्रेटेजी रहती थी। साथ ही साथ एनालाइज करना, जो GS में मैंने पेपर सुबह लिखा है उसमें कहाँ गलत कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, और उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, मैं भी नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में उस चीज़ को प्रिपेयर करना। तो इस तरह से सर लास्ट के 1-2 महीने। साथ ही साथ सर मेरा मानना है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना और उनकी एक्सप्लेनेशन देखना। इवन नेक्स्ट IAS का एक बुक है जो कि सॉल्व PYQs की बुक है, उसने बहुत हेल्प किया एंड आई डिड मैनी रिविजन्स ऑफ दैट बुक, सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। ये माही जो PYQ के बारे में इन्होंने बताया, तो आपकी जो लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी और PYQ का रोल, वुड यू लाइक टू शेयर? यस सर। सर जैसे जो बच्चे मॉक्स देते, मैंने भी मॉक्स दिए थे। मैंने हर संडे को एक मॉक दिया था, पर मैं मॉक से ज़्यादा PYQs पे फोकस थी। और PYQs सब्जेक्ट वाइज नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने एक पेपर लेके बैठना है 1 साल का, 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पॉलिटी के आप पूरे 100 क्वेश्चन कर लीजिए या इकोनॉमी के कर लीजिए, क्योंकि वो फिर हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें पता है आंसर इसका फंडामेंटल राइट ही होगा, इसका DPSP ही होगा। बट हम जब अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स आते एक पेपर में और उनको 2 घंटे दे के सॉल्व करते, सेम CSET भी आई यूज्ड टू डू लाइक दिस, कि सुबह 9 से 11 मैंने GS का सॉल्व करा है अगर अपनी बेंच पे बैठ के, तो शाम में मैं 2 से 4 CSET सॉल्व करूँगी। तो ये मेरा इस पे मेन फोकस है, क्योंकि सिर्फ जैसे अगर हम 10 मॉक्स दे देंगे तो हमें 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर यदि हम पिछले साल के 10 पेपर्स देंगे तो हमें 10 सेम बॉडी UPSC के अथॉराइज्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो मेरा वो ज़्यादा फोकस रहता था। और एक बार और पूछूंगा तुम लोगों से, यस सर। जो पहला था वो तो पूछूंगा ही, दोबारा एक बार और पूछूंगा कि तुम लोगों ने अखबार कब तक पढ़ते रहे थे? तुम लोग प्रीलिम्स के पहले न्यूज़पेपर्स टिल व्हेन डिड यू रीड? सर न्यूज़पेपर तो काफ़ी रेगुलरली पढ़ते रहे। इवन जस्ट बिफोर 1 वीक ऑफ प्रीलिम्स आई केप्ट रीडिंग बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ डेली रूटीन। सो एंड वैसे भी मेंस के लिए पढ़ना है। हाँ सर। सर मेरे साथ ये था कि मैंने न्यूज़पेपर बहुत पहले से अपने कॉलेज टाइम से पढ़ना शुरू कर दिया था, ये जो हिंदू होता है, तो मुझे अब समय नहीं लगता था न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो मैंने प्रीलिम्स के भी बहुत बहुत कम ही दिन बचे होंगे तब छोड़ा होगा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना। मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा। यस सर। मेरे एक्सपीरियंस में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का आप लोगों को, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का ये टिपिकल फीचर होता है कि वो अखबार कभी नहीं छोड़ते। यस सर। ये सिस्टम में खूब चलाया जाता है कि महीने भर पहले से अखबार छोड़ दो या 1.5 महीने पहले से न्यूज़पेपर्स छोड़ दो, पर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दे कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, एक हफ्ता, आखिरी का हफ्ता तो रिपीट करना है और रिवीजन करनी है,
तो ये मैं चाहता था कि तुम लोग, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो मेंस आने वाला है, हाँ तो उस टेन्योर में अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे छोड़ दिया न्यूज़पेपर पढ़ना और मेंस एग्जाम में अगर वहां से कोई टॉपिक आ गया हाँ, तो फिर आप कैसे कवर कितना बड़ा गैप है। यस दूसरा सर। क्या है कि जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स इतने अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि वो प्रीलिम्स के टाइम में कम समय दे करके भी वो सीख लेते हैं। बिल्कुल, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो स्ट्रेस बस्टर होता है। यस सर। बहुत चीजें हैं पर याद करने को, तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग रिलैक्स कर गया, चीजें भी पढ़ ली। हाँ, न्यूज़पेपर कई बार पढ़ने के लिए होता है, कई बार देखने के लिए, कि हम हेडलाइंस देख करके काम Yes, करते हैं कि देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यस सर। अच्छा, यूपी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यूपीएससी सिलेबस और न्यूज़पेपर की रीडिंग में क्या कुछ ऐसा कोरिलेवेंस है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो? अब सर ये जब जो भी स्टूडेंट धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा तो उसे समय से ही पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। जब मैंने अपना पहला पेपर पढ़ा था, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे 4.5 घंटे लगे थे सर, जिसमें मैंने दिल्ली का कोई क्राइम केस का हो वो भी मैंने पूरा पहले अक्षर से नीचे लास्ट अक्षर तक पढ़ा था। हाँ सर, बट वही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही आपने थोड़ा समय जब आप देंगे तभी पता चलेगा आपके लिए क्या न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है सर। न्यूज़पेपर के अलावा करंट अफेयर्स के लिए और आपने क्या पढ़ा बोलिए? सर आई रेफर मंथली मैगजीन सर, जो कंपाइलेशन मार्केट में मिलता है उसको सर रेफ़र किए थे अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए, इसलिए मैगजीन से जो कंसोलिडेटेड नोट्स थे उनको रेफ़र किए सर। नो सर, आई डिडंट रेफर एनी मैगजीन, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आज कोई 2 घंटे देकर कुछ चीज़ पढ़ रहे हो और आगे उसको अगर 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आज के 2 घंटे भी मत दो। मेरा ये सोचना है सर। एक और है, बहुत सारे यंग Yes, sir. स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया में बहुत टाइम देते हैं, Yes, sir. be it Telegram or be it YouTube, they are spending more than 3 hours 4 hours a day. Yes, sir. आप लोग क्या करते थे, कितना समय देते थे सोशल प्लेटफॉर्म? सर मैं कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई थी सोशल प्लेटफॉर्म से। इवन मेरे फ्रेंड्स को बहुत कंप्लेन होती थी कि आई एम नॉट रिप्लाइंग देम, आई एम नॉट कॉलिंग देम बैक। तो बट मैंने, हाँ सर, मैं 1.5 साल मैंने कुछ नहीं चलाया सर। सेम हमारे साथ भी था। सोशल कॉन्टेक्ट्स पूरे कट थे, सिर्फ घर पे मम्मी पापा से Yes, और sir. फैमिली मेम्बर से ही बातें होती थी। तो ये Same ना here, बच्चों sir. को एक सीखने वाली बात है। बिल्कुल, जो तुम लोग बोल रहे हो ये बड़ा रेलेवेंट बात है कि अगर आप वाकई यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अपना एक मिनट नहीं तो एक घंटे का हिसाब तो आपको रखना ही पड़ेगा। Yes, sir. And unknowingly, lot of time is invested in the social media discussions, talks और scrolling, तो वहाँ से बचना है। ये बहुत important मैसेज है यहाँ से। My next question, again coming back to the prelims, CSET, क्योंकि CSET over the period of time tougher होता जा रहा है। Yes, sir. तो माही, पहले आपसे सवाल कि CSET कितना आपने प्रिपेयर किया और कितना आपको इजी या टफ लगा? Yes, sir. वैसे इसके लिए हमें देखना होगा, सीसेट में 3 सेक्शंस होते हैं। पहले जो लैंग्वेज वाला जो पैसेज होता है, सेकंड मैथ्स और तीसरा रीजनिंग वाला होता है। मैं रीजनिंग और लैंग्वेज को लेकर खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये मतलब मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको कहीं बाहर से प्रिपेयर करूँ। तो दोनों चीज़ों के लिए मैंने सिर्फ पिछले 10 साल के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाइज लगाए थे। 10 पेपर पूरे लगाए थे और उसमें आई वाज स्कोरिंग वेरी वेल, अबाउट 120 सर। मैथ्स का जो बचा है, वैसे मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है तो मैं ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लेती हूँ मैथ्स के भी, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो जो कुछ टॉपिक्स है, मैंने बस जो PYQs में जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस है, मैंने बस वही यूट्यूब से कुछ देख लिया कि कैसे मेथड से क्या ट्रिक्स है, वैसे ही करके सर मैंने प्रिपेयर करा था सीसेट। क्योंकि आप दोनों लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं, यू हैव डन BSc एंड ही हैज डन BA। यस सर। तो आपका सीसेट कोई माइंड में कोई फियर था आपके लिए? सर थोड़ा तो था, पिछले साल के बच्चों का जो एक्सपीरियंस था कि सीसेट इज़ गेटिंग टफर। सो सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट कि दैट मैं कर लूँगा। लेकिन जो मैथ्स सेक्शन था उसमें मैंने भी यही देखा कि जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसमें कौन सी थीम्स ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स वगैरह यूट्यूब में कुछ वीडियोस पढ़े थे उनको देखा और उनको सॉल्व किया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो सर यही मेरी सीसेट को लेकर के प्रिपरेशन रही है। अभी जैसे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं प्रीलिम्स के, जी और सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीसेट को लेकर के अभी संशय होगा या फियर होगा। यस सर। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज है कि इतने कम समय में किया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है। उनको देखना पड़ेगा जो बच्चे हैं जो अपीयर होंगे कि वो किन
पोर्शंस में कमज़ोर हैं उन विशेष टॉपिक्स को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर इज गुड इनफ से कर सकते हैं। यस सर, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बोथ फॉर उनकी जीएस suggest एंड करो कि 2 महीने में यस सर, कैन बी। यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक बात प्रीलिम्स से आगे बढ़ता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इस बार तो शायद और भी कम टाइम मिले लोगों को, क्योंकि sir. प्रीलिम्स थोड़ा आगे चला गया है। यस सर। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्योंकि 80 डेज होते हैं और ब्रॉडली अगर बोले तो तुम क्या सजेस्ट करोगे? तुम लोगों ने क्या किया था ये भी बताओ कि क्या जैसे खत्म हुआ प्रीलिम्स का एग्जाम फिर कितने दिन का ब्रेक लिए और कैसे शुरू हो गए वापस पढ़ाई? व्हाट वाज योर मेथड? सर जैसे प्रीलिम्स हुआ मैं घर गया था 3-4 दिन के लिए। उसके बाद वापस आते ही मैंने देखा ऑप्शनल वगैरह, और ऑप्शनल के नोट्स वगैरह कुछ मेरे नहीं, कुछ टॉपिक्स के नहीं बने हुए थे, उनको प्रिपेयर किया। साथ ही जो पहले का मैंने नोट्स बना रखे थे जीएस वगैरह के, उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया और मैंने टेस्ट लिखना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, ताकि उससे जो मेरी राइटिंग स्किल वगैरह है वो भी थोड़ी बेटर हो और टाइम पे पेपर कंप्लीट हो। तो ऐसे पढ़ना, रिवाइज करना और टेस्ट लिखना, यही मेनली। अच्छा, मतलब ऑप्शनल और जीएस दोनों में इस तरह से ही कर रहे हैं? यस सर। कितना टाइम दे देते थे ऑप्शनल को? कितना टाइम दे देते थे? सर इनिशियली 1.5 मंथ सर ऑप्शनल को देना पड़ा, क्योंकि मेरा एक पेपर सेकंड वाज नॉट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, एंड देन सर आई डिवाइडेड इक्वली बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल। और माही तुमने क्या किया? सर मैं भी प्रीलिम्स के बाद घर गई और सिर्फ मैंने तो शायद एक ही दिन का ब्रेक लिया होगा, मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने बिठा दिया गया था। फिर वही सर जो हमें शायद 3.5 महीने मिले थे, 3 महीने 15 दिन मिले थे, तो उसमें से पहले जो प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करा था एक और बार उसको ब्रश अप कर लिया, फिर टेस्ट लिखना स्टार्ट करे और टेस्ट पूरे अच्छे से लिखे। मतलब हाँ, आपने टेस्ट नहीं छोड़ना है सर। मुझे आज भी याद है पहले टेस्ट में मुझे सिर्फ 46 नंबर आए थे और सिर्फ मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी 3 घंटे में। तो 9 से 20 क्वेश्चन जाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि एक बार मैं 15-17 क्वेश्चन से आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। तो आपने सर मतलब हार्ड वर्क के आवर्स डालने पड़ते हैं, आपको बैठ के 3 घंटे लिखना है डेली। तो मेरे ख्याल से कुलदीप सही कह रहे हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस जितनी होगी। यस सर, इवन वी आर नेवर प्रिपेयर्ड कि हम पूरा प्रिपेयर्ड हैं, अब हम टेस्ट लिखेंगे। हमको लिखना स्टार्ट करना है, जितनी भी प्रिपरेशन है, और फिर वो ब्रश अप होती रहती है एंड इट गेट्स इम्प्रूव्ड। यहाँ चैलेंज क्या है कि 20 क्वेश्चंस है, कोई भी चॉइस नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाएंगे। सोचना भी है आंसर, मतलब अटेम्प्ट करना है। यस सर। और एग्जाम में एक्सपीरियंस कैसा रहता था? क्योंकि काफी ग्रुएलिंग एग्जाम होता है, 3 दिन लगातार पेपर लिख रहे हो। यस सर। तो फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करते थे? सर आई थिंक इधर काफ़ी आंसर राइटिंग करने की वजह से जो पेपर है लास्ट तक टाइम पे कंप्लीट होने लगा था। इवन इन रियल एग्ज़ाम 4-5 मिनट पहले ही हो जाता था। तो सर इतना हेक्टिक नहीं रहा ड्यूरिंग जीएस, बट वाइल राइटिंग दिस ऑप्शनल पेपर इट बिकेम अ बिट चैलेंजिंग। यस सर। माही मेंस एग्जामिनेशन में 2 क्वालिफाइंग पेपर्स दिए, उसको लेकर के क्या कोई स्पेशल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है? जैसे एक इंग्लिश हो गया, दूसरा लैंग्वेज। सर मैंने लास्ट ईयर के 2022 के ही दोनों, ये जो हिंदी और इंग्लिश, मेरा हिंदी था लैंग्वेज, तो इसके एक पेपर 3-3 घंटे लेके मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो मैंने अपने जो स्कूल टीचर्स हैं हिंदी और इंग्लिश वाले, उनको पीडीएफ भेज दिया था कि आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर दीजिए, और उन्होंने मुझे बहुत डिसेंट नंबर दिए थे। तो फिर मुझे इतना डर नहीं लगा सर इस चीज़ में। कुलदीप? यस सर, आई ऑल्सो रेफर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स भी 25% है। यस सर। 33% नहीं है। बट सर स्टिल आपको एक बार हिंदी का पेपर लिख करके देख लेना है, अगर हिंदी काफ़ी पहले थी आपकी। हाँ सर। इससे बिकॉज मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जिनका ये वाला पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है सर। अपने एक कोई मराठी था, उसने मराठी लैंग्वेज लिया था, उसका वो क्वालिफाई नहीं हुआ था सर। तो आपको एक आध बार देख लेना, मतलब किसी भी चीज़ को आप कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मत रखिए, आप एक बार देख के जाइए कि ये सर। और वीकली जो टेस्ट्स होते हैं नेक्स्ट आईएएस पे जैसे, यस सर, तो उससे आंसर राइटिंग तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे याद है तुम लोग लिखते रहते थे उसको, यस सर, तो उसकी आंसर राइटिंग तुम लोग यूज करते थे, वहीं से आंसर राइटिंग शुरू कर ली थी? यस सर, उधर ही से दैट वाज द बिल्डिंग फेज फॉर आवर आंसर राइटिंग, दैट वाज द बेस। यस। ऐसे पेपर के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी?
सर ऐसे के लिए जो रुचिका मैम ने एक बात बोली थी कि जो भी मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया है तो आप इसको हर एंगल से खोलो, आप जहाँ तक आपका दिमाग सोच सक रहा है, जिस जिस जगह तक जा रहा है आप उस एंगल से इसको खोलो और लिखो, इस चीज़ को बस लिखते जाओ। जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो जब आपको नंबर मिलेंगे टेस्ट सीरीज में तो वो फॉर्मेट आपका सही कर देंगे। फॉर्मेट इज़ नॉट द मेन प्रॉब्लम, आपका वो सुधर जाएगा, बट आपको आइडियाज सोचने आने चाहिए, तो बस वैसे ही करा था सर। इंटरव्यू का एक साइको फियर सब किसी को रहता है Yes, कि sir. यूपीएससी का इंटरव्यू है और आप लोगों का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो Yes, sir. अंडर स्ट्रेस कैसे होगा? तो Yes, sir. क्या कुलदीप, पहला सवाल आपसे ही है सर कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हुई इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी हुआ, मुझे सिर्फ 20-25 दिन का समय मिला। उसी दौरान मुझको जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, होम स्टेट वगैरह था, इन सबको भी प्रिपेयर करना था। तो मैंने रेफ़र किया लास्ट ईयर के जो कुछ टॉपर्स थे उनके नोट्स मैंने उठाए और उनको पढ़ा, और विद इन 10 डेज आई स्टार्ट गिविंग मॉक्स। तो जो मॉक्स से फीडबैक मिला उसको फिर इनकलकेट करते हुए कुछ और मॉक्स दिए। इस तरह से सर मैंने प्रिपरेशन की इंटरव्यू के लिए। यस सर, मेरा थोड़ा सेकंड फेज में इंटरव्यू था तो मुझे टाइम मिला था इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए, और मेरा जो डेफ था वो भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत एनरिचिंग डेफ मैंने भरा था, तो उसको प्रिपेयर करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगा था। फिर मैंने भी मॉक्स देना स्टार्ट किए और जो वो फीडबैक जो बताया उन्होंने कि आपको यहाँ पर सुधार करना है, मैंने फिर सर वैसा ही किया। और एक बात और बताओ, Yes, sir. प्रिपरेशन करते हुए ये नॉर्मल है कि थोड़ा स्ट्रेस फील होता है, किसी दिन लो फील होता है। यस सर। व्हाट वाज योर डिफेंस मैकेनिज्म? एक एक करके कुलदीप तुम बताओ, फिर माही से पूछेंगे। सर फर्स्ट वुड बी घर वालों से बात करना, मम्मी पापा से, दादा दादी से, और इधर कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया है, तो लिमिटेड नंबर्स 1 और 2, टॉकिंग टू दैम, शेयरिंग और इशूज़ क्या हमको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इशूज़ क्या हैं, तो उनसे बात करने से काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मिलता था और जो स्ट्रेस है वो भी कम होता था। तो सर यही था, ये घर वालों से बात कर रहे थे, जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे आप बात कर सकते हैं। और माही तुम क्या करते हो? सर मेरे बहुत सारे मैकेनिज्म्स थे। सर पहला, जैसे इन्होंने बोला, घर वालों का, फैमिली तो सबसे बड़ा ही सपोर्ट होता है सर। सेकंड सर, नेक्स्ट आईएएस में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन कि मुझे सच में बहुत अच्छे, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स बट बहुत अच्छे मिले थे। एक बार मुझे याद है हम लोग क्लास में हमारी रैंक्स डिसाइड कर रहे थे कि फाइनली किसको कितनी रैंक आएगी, तो मेरा 7 डिसाइड हुआ था और 1061 + 6 मेरा 7। यस सर। और सर मेरे लाइब्रेरी में भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। बाकी सर मुझे कवि सम्मेलन सुनना अच्छा लगता है, तो जब भी मैं थोड़ा प्रेशराइज फील करती हूँ तो मैं यूट्यूब पे कोई भी सर्च करके वीर रस की जो कविताएं होती है मैं वो सुन लेती हूँ या वो लिखने लग जाती हूँ सर। यस सर। लास्ट में सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं, Yes, नेक्स्ट आईएएस की। यस सर। तो नेक्स्ट आईएएस की जर्नी में जो भी यहाँ की क्लासेस, टीचर्स, कंटेंट, टेस्ट या फिर एकेडमिक कोचेस, उनके बारे में आपका क्या कहना है या क्या एक्सपीरियंस था? यस सर। सर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सर, फ्रॉम डे 1 टू जहाँ तब तक मैं, मतलब यहाँ पर मुझे ज़रूरत लगी आने की। सर अगर मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटूँ तो पहले अगर हम एकेडमिक वाला देखें तो यहाँ के सारे टीचर्स, मतलब मैं शब्द नहीं है सर मेरे पास बोलने के लिए कि जितना उन्होंने हमें पढ़ाया है, एकेडमिक के साथ साथ जो उन्होंने लाइफ लेसन्स भी हमें दिए हैं, और आपने कैसे पूरे ये जो 1.5 साल की जर्नी है खुद को मोटिवेटेड रखना है। और सर मुझे जब फील होता था, मैं किसी भी टीचर के पास जाके, अगर मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइक कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकती हूँ, विभास सर के पास भी 1-2 बार गई थी तो वो सब सॉल्व करते थे। और सर यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, हमारी सारी क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव होती थी, कोई भी मोनोलॉग क्लास नहीं होती थी। जैसे पॉलिटी में नीरज सर की क्लास, नीतीश सर की क्लास, और आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते थे। तो उसमें सर क्या होता है कि हमको लगता है कि हम इंगेज्ड है किसी चीज़ में मीनिंगफुली, कि कोई हम पे कुछ बस इम्पोज नहीं कर रहा है, हम भी अपना दिमाग चला के सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसका ये मतलब है कि हम इनकलकेट, इंटरनलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये सबसे अच्छी चीज़ सर मुझे यहाँ पर लगी सर। कुलदीप, आपको क्या यहाँ ठीक लगा? सर एकेडमिकली टीचर इधर इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे हैं, और इवन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स दे टीचर्स लाइफ लेसन्स, बीट विभास जा सर जो प्रैक्टिकल इशूज़ हैं इंडिया के, उसके बारे में इकोनॉमिक लेक्चर्स के बीच में बताते रहते हैं। दैट रियली हेल्प टू अंडरस्टैंड कि क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हमको एक ऑफिसर बन करके क्या चीज़ें फेस करनी है और उसको कैसे सॉल्व करना है।
ये सब चीज़ें सर। साथ ही साथ जो नोट्स वगैरह थे दे वेर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो हमको कोई दूसरा मटेरियल रेफ़र नहीं करना है, हमको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर के नोट्स पढूं और कौन सी बुक्स पढूं। तो ये एक बहुत अच्छा था कि जो नोट्स वगैरह थे दे वर सफिशिएंट, तो दूसरे जगह रेफ़र नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ मुझे एक बहुत अच्छा लगा जो PTS था लास्ट ईयर का, मैंने बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया, और जो क्वेश्चंस वगैरह थे दे वर वेरी इरिज्ड क्वेश्चन। इवन आई वाज सॉल्विंग अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो, बट आई फाइंड देम up to these standards, as well as sir mains advanced classes, even this after interview classes, IGP course, these all things really helped me sir. Good. Wazif, any question? मैं बस एक बात और तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लास्ट है ये, क्योंकि वही हमारा लास्ट फॉर्मल मीटिंग भी होता है, कि तुम लोगों ने फेयरवेल को कितना एंजॉय किया जो हम लोग नेक्स्ट IAS पे करते हैं तुम लोगों के लिए? Sorry to say this sir, but I didn't I missed it. Yes sir. सर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, अपनी एक पोयम भी लिखी थी, वहाँ पर बोली थी मैंने नेक्स्ट IAS के इन्वायरमेंट के लिए। वो खैर मुझे आज याद नहीं है कि क्या था पूरा पोयम। सर मैंने बहुत इन्जॉय किया था सर उस दिन। और सर आप जो फेयरवेल में हर बार बोलते हैं कि आपका ऐसा लाइन होता है कि आई ऑलवेज से दैट द नेक्स्ट IAS इज अ फैमिली, तो वो लाइन मुझे बहुत पसंद है। एंड सर आई फील इट सर कि एक्चुअली नेक्स्ट IAS इज अ फैमिली सर। यस सर। This is really a second home for Second. It's a family for all of us. So once again congratulations to both of you. और हम तो आप लोगों की सक्सेस से ही रिवॉर्डेड फील करते हैं कि लाइक वी गॉट आवर रिवॉर्ड व्हेन यू आर सक्सेसफुल, एंड आई विश मैनी मोर सक्सेस कमिंग अहेड इन लाइफ फॉर बोथ ऑफ यू, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ एंड द फैमिली मेंबर्स, एंड God bless you. And keep coming back. Thank you. Don't forget your Yes. home. Yes, sir. So जब भी दिल्ली आओ आते रहना। Yes sir.